Okay, in this lecture, we will discuss another method to find out the root of the equation, and that method is the secant method. Secant method is basically the improvement of regular falsy method. Regular falsy method में हम वो इंटरवल कंसिडर करते थे जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करते थे और उनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए थे. अगर उनके साइन ऑपोजिट होते थे तो देन वी कंसिडर एन इंटरवल ए बी, लाइक ये कंडीशन कि एफ ऑफ ए into f of p is less than 0. अगर ये कंडीशन होल्ड करती थी तो हम इस इंटरवल को कंसिडर कर सकते थे, लेकिन सेकंड मेथड में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर ए बी इंटरवल के हम एक इंटरवल कंसिडर करते हैं ए बी और उसके कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल साइन अगर सेम भी आ रहे हैं तब भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. So now we will discuss the working rule for this method. So the first step is write the given equation in the form of f of x equal to 0. Standard form में हमने लिखना है. So let's suppose this is the function y is equal to f of x and this is the curve, and where this curve intersect the x-axis, that point is over exact root. तो यहाँ पे अल्फा exact root है और कर्व इस टाइप की भी हो सकती है. ठीक है, तो जहाँ पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा that point is over exact root. सेकेंड स्टेप में हमने दो पॉइंट कंसिडर करने एक्स नॉट एंड एक्स वन एज अ इनिशियल लिमिट ऑफ द इंटरवल. तो हमने इस पे दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए एक्स नॉट एंड एक्स वन. वो पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि रूट उस इंटरवल के बिटवीन कहीं लाई कर रही हो, या फिर ये केस भी हो सकता है कि आपने एक्स नॉट और एक्स वन ऐसा इंटरवल कंसिडर किए जिसके कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू के साइन पॉजिटिव आ रहे हैं. तो सेकंड मेथड में दोनों सिनेरियो के लिए आप वर्किंग कर सकते हैं कि अगर आपने एक्स नोट टू एक्स वन के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू के साइन ऑपोजिट आ रहे हैं, जैसे इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर साइन ऑपोजिट आ रहे हैं तब भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, और दोनों साइन सेम आ रहे हैं तब भी आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. स्टेप 3 में क्या है कि फॉर द बेटर अप्रोक्सीमेशन वी यूज द सेकंड मेथड. So the equation of secant line passing through the point P and Q is. इस स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि ये जो दो हमने पॉइंट कंसिडर किए थे एक्स नोट और एक्स वन, इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमें फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक्स वन के कोरस्पॉन्डिंगली, सॉरी एक्स नोट के कोरस्पॉन्डिंगली दिस पॉइंट इज एक्स वन, तो एक्स वन के कोरस्पॉन्डिंगली ये पॉइंट क्या होगा एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स वन, एंड दिस पॉइंट विल बी एक्स नोट एंड एफ ऑफ एक्स नोट. हमने इनकी फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट की और इन दोनों पॉइंट्स में से हमने एक सेकंड लाइन ड्रॉ की, और जहां पे ये सेकंड लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी x2. अगर हमारे पास ये वाला केस है कि एक्स नॉट और एक्स वन कॉरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं और उनके साइन सेम है, जैसे यहाँ पे भी फंक्शन साइन सेम है पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो क्योंकि हम ये मेथड यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन में भी, तो हमने इन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंगली एक सेकंड लाइन ड्रॉ की, और जहां पे ये सेकंड लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी दैट पॉइंट विल बी ओवर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू x2. तो अब हम इस सेकंड लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q. ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P and Q is y minus y naught over x minus x naught equal to y1 minus y naught over x1 minus x naught. यहाँ पे अगर देखें तो this point is x1, this is y1 and this is x2 and this is y2. तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि y naught is f of x naught and y1 is f of x1. तो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया y naught और y1 की वैल्यू को, तो we will get this equation. अब जहां पे ये x2 ये सेकंड लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो दिस पॉइंट विल बी ओवर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू x2. सो हियर x इक्वल टू x2 और y की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी. x इक्वल टू x2 क्योंकि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो y वैल्यू 0 होगी. तो हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्दर x2 और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में. तो विल नेक्स्ट स्टेप में हमने यही काम किया है कि our next approximate value x2 is the point where the secant line intersect the x-axis. So x2 intersect the x-axis
at x2. So the coordinate of this point is x2 and 0. So we put x equal to x2 and y equal to 0 in equation 1. तो y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया और x को हमने x2 से रिप्लेस कर दिया. अब हमने जस्ट इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और हमने x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि x2 इज ओवर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x नोट को प्लस कर देंगे साइड पे, एलसीएम लेंगे. ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट दिस वैल्यू और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट this value x2 equal to x naught f of x1 minus x1 f of x naught divided by f of x1 minus f of x naught. इसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं x3. अब हम क्या करेंगे, x नॉट और x1 पहले हमने इनिशियल गैस यूज किए थे. ठीक है, अब हम x नॉट और x1 की जगह x1 और x2 का एज इनिशियल गैस यूज करेंगे. हमने x नॉट को फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है. तो x3 में कौन से पॉइंट्स यूज होंगे, x1 एंड x2. इसी तरह हम इसको जर्नलाइज भी कर सकते हैं कि xk+2, क्योंकि k को 0 लेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी x2. तो तब भी आएगी जब हम k+2 कंसिडर करेंगे. वेयर k स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन. जब तक हम पुट करते रहेंगे जब तक हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिल जाती. So this is the general form of this method. Now we'll discuss some examples. तो इससे ज्यादा clear हो जाएगा. So this formula is known as the secant method and this procedure is continued until the desired level of accuracy is obtained. And the order of convergence of this method is 1.618. और अगर किसी एक स्टेप पे, किसी एक आइट्रेशन पे xk और xk+1 सेम हो जाए तो ये मेथड फेल हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो डिनोमिनेटर 0 होगा और अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा सब कुछ और हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकेंगे. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड. तो अब हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. Example 1 is find the root of the equation of this function. हमें इस इक्वेशन के रूट कैलकुलेट करने हैं. तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे f of x equal to 0 के फॉर्म में. तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया. स्टेप 2 ये है कि हमने इनिशियल गेस कैलकुलेट करने x नॉट एंड x1. तो x नॉट और x1 के लिए हमने फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट की f of 0 which is less than नेगेटिव. तो 0 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज नेगेटिव और हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया और 1 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज पॉजिटिव. तो अब भी हम यूज कर सकते हैं सेकंड मेथड को क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि फंक्शनल साइन ऑपोजिट होंगे, सेम होंगे तो तब उस मेथड को यूज करना है. अगर फंक्शनल वैल्यू के साइन ऑपोजिट भी आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. तो इस केस में हमारे पास फंक्शनल वैल्यूज के साइन ऑपोजिट आ रहे हैं तो हम इस इंटरवल को कंसीडर कर सकते हैं. x नॉट इज 0 एंड x1 इज 1. तो इसको हम कंसीडर करेंगे. इसके बिटवीन कोई वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते. हमने x नॉट को 0 कंसीडर करना होगा और x1 को 1 कंसीडर करना होगा. तो अब हम x2 कैलकुलेट करेंगे. अब x नॉट इज 0, x1 इज 1. तो x2 को हम एवेल्युएट कर सकते हैं. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अब हम x नॉट 0 और 1 के अलावा और कोई वैल्यू बिटवीन द इंटरवल कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे. हमें यही पॉइंट्स लेना होंगे. दिस पॉइंट इज x नॉट एंड दिस पॉइंट इज x1. इसी को ही हमें कंसीडर करना होगा. तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए इस फॉर्मूला में. तो वी हैव टू एवेल्युएट f of 1 एंड f of 0. क्योंकि हमारे पास फंक्शन f of x है तो हम इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं. So finally we get x2 is equal to 0.31467. अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमें f of x2 को एवेल्युएट करना होगा. यहाँ से हमने कर लिया. x3 के लिए हमने फॉर्मूला एवेल्युएट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, विल गेट x3. इसी तरह हम x4, x5 एवेल्युएट करेंगे जब तक कि हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिल जाएगी. तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें हमें इसी तरह से x5, x6, x7 फाइंड आउट करना है. तो जब हमने x7 कैलकुलेट किया तो वी नोटिस के x6 और x7 की जो वैल्यूज हैं वो सेम हो गई. ठीक है,
x6 is 0.51775 and x7 is also 0.151775. So it means that our required root is 0.5175, and this is correct to 5 decimal places. एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग सेकंड आइटरेशन। अब हमें गिवन है कि हमें x नोट को 0.45 और x1 को 0.5 ही कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया फंक्शन को। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें इनिशियल गैस हमें गिवन है कि x नोट को हमें ये कंसीडर करना है और x1 को 0.5। अब हमें नेक्स्ट आइटरेशन x2 कैलकुलेट करनी है। हमने इसका फॉर्मूला लिखा, इसमें सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज f of x1 को हमने evaluate करना है। तो x1 is 0.5 and f of x naught is f of 0.45 और हमें फंक्शन गिवन है ये। अब इसमें हम x naught के लिए 0.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट f 0.5 और f 0.45 के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.45, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, विल गेट x2। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे x3। अब x3 के लिए फंक्शनल वैल्यू चाहिए x2 की, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। x3 को हमने एवेल्युएट किया तो विल गेट 0.5668। इसी तरह हम x4 कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट 0.5671। So at this point we get the accuracy after 2 decimal point. अगर हमें और डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी चाहिए, यहाँ तक हमारे पास 2 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी है, ठीक है। अगर हमें बाकी पॉइंट्स तक इनको भी हमें सेम करना है, 4 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी चाहिए, तो हमें और एवेल्युएशन करना होगी। तब तक करेंगे तब तक हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिलेगी।